नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे 777वां बिंदास बोल। आपके पसंदीदा इस बिंदास बोल का आज 777वां एपिसोड हो रहा है। आप लोगों ने जो प्यार अभी तक दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और आज का कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आए जेएनयू के बहाने। हम एक रिसर्च पर पहुंचे हैं, एक तथ्य पर पहुंचे हैं और एक ऐसे षड्यंत्र तक आपके सामने रखने के लिए आज हमारे पास वो मटेरियल है, वो कंटेंट है, वो जानकारी है जो आपको झकझोर देगी। अगर आप देश प्रेमी हैं तो आज रात आप सो नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान के 67 टुकड़े करने का प्लान इस आंदोलन के पीछे है। जो आंदोलन जेएनयू के कैंपस से चल रहा है वो केवल एक यूनिवर्सिटी के अंदर के कुछ छात्रों का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के टुकड़े करने के आंदोलन की शुरुआत का एक खाका है। कैसे है, क्या है, अगले 1 घंटे तक हम आपके सामने पूरे तथ्य, सबूतों और पूरी जानकारी के साथ इस मुद्दे को रखेंगे। आप भी कॉल करके अपनी बात को रखिए। देश के टुकड़े करने के लिए भले ही दुश्मन बहुत उतावला क्यों ना हो, हम उसे होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हमारे खिलाफ क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। मुद्दा आजादी रात को आजादी, सड़क पे आजादी, लाल मांगे आजादी, पुरुष भी मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। कश्मीर मांगे आजादी, केरल मांगे आजादी, अफजल मांगे आजादी, मुगलिस्तान मांगे आजादी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये नारे कोई मासूम छात्र नहीं लगा रहे और ना ही इन नारों के पीछे अभिव्यक्ति की आजादी का ढोंग है। ये सोचे समझे षड्यंत्र का हिस्सा है। षड्यंत्रकारियों ने सही दूसरी यूनिवर्सिटीज में होना था। इस षड्यंत्र की साजिश सालों से देश में चल रही थी, जिसका मकसद है भारत के टुकड़े करने का। जी हाँ, भारत के टुकड़े करने का सपना देखा जा रहा है। भारत को 13 टुकड़ों में तोड़ने की देशद्रोही साजिश रच रहे हैं। भारत के टुकड़े करने के लिए, षड्यंत्र के लिए कई माध्यमों से पैसा आ रहा है। हाफिज सईद जिहाद के जरिए भारत के टुकड़े करना चाहता है। भारत में जिहाद के लिए सऊदी अरब से करोड़ों का फंड आया। मिशनरी धर्म परिवर्तन के जरिए तो चीन माओवादियों के जरिए पैसा भेजता है। पश्चिम में कश्मीर को अलग करने की साजिश में तमाम सेक्युलरिस्ट लगे हुए हैं। आजादी के वक्त से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। खालिस्तानियों को शह देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने दी। इसके बाद पाकिस्तानियों ने उसका पूरा फायदा उठाया। आज भी खालिस्तानी पाक पंजाब में सक्रिय हैं। चीन का थिंक टैंक भारत को 20 से 30 टुकड़ों में तोड़ना चाहता है। भारत को टुकड़ों में तोड़ने के लिए चीनी थिंक टैंक ने बताया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान जैसे दोस्त देशों को साथ लेकर भारत के आसानी से टुकड़े किए जा सकते हैं। चीन समर्थित माओवादी पहले ही लाल क्रांति के नाम पर भारत के आदिवासियों का कत्लेआम कर रहे हैं। इनके पास चीन निर्मित हथियार सामने आए। अब तो माओवादियों का चौंकाने वाला रूप सामने आया, जिसमें माओवादियों के संपर्क पाकिस्तान समर्थित लश्कर तैयबा के साथ पाए गए। मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों के पास से इस्लामिक लश्कर की सामग्री पाई गई। भारत के लिए ये खतरा सबसे ज्यादा घातक है। चीन और पाकिस्तान रिपब्लिक भारत को तोड़ने का साझा सपना देख रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई उग्रवादी संगठनों को चीन से मदद मिल रही है। भारत में आतंकी हमले करके असम के उग्रवादी चीन और म्यांमार में छुप जाते हैं, मगर म्यांमार सरकार अब भारत का साथ देने लगी है। पहली बार भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। अब भी कई आतंकी चीन और म्यांमार में छुपे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, भारत के दुश्मन इतने मजबूत क्यों बने हुए हैं? क्यों आए दिन भारत सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं? क्यों भारत सरकार इन्हें खत्म नहीं कर पा रही? इसका सीधा जवाब है, देशद्रोहियों के समर्थक काफी मजबूत हैं। सरकार में भी ये तत्व मौजूद हैं और बाहर भी, जिसका शायद सरकार को अंदाजा नहीं है। इनकी देशद्रोही हरकतों का बचाव करने के लिए इनके आका हमेशा सामने आ जाते हैं। ऐसे में इन्हें खत्म करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे सामने सवाल वही है, कैसे देश को टूटने से बचाया जाए? हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े रहेंगे, जिनका पाकिस्तान, आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी पे विशेष काम है। मयंक जैन जी, आपका स्वागत है। मयंक जैन जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूँ इसके पहले मैं दर्शकों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि हमारा दुश्मन क्या प्लान कर रहा है,
उसी का वीडियो, उसी का ऑडियो, उसी का सब कुछ केवल आपके सामने हम दिखा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान का यह प्लान। भारत गालिबन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपने तख्लीक के साथ ही जहरियत का मुजाहरा करते हुए ताकत के जोर पर कई आजाद रियासतों पर कब्जा कर लिया। रियासत आंध्र प्रदेश और जम्मू और कश्मीर इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। भारत के इसी रवैये के सबब इसकी बेशतर रियासतों में शुरू दिन से ही अलहदगी की तहरीकें चल पड़ी और मजालिम का शिकार अक़लियती अफराद ने हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए। ये वीडियो हम तकनीकी कारणों से पूरा नहीं दिखा पाए, इसको दोबारा आपके पास आकर दिखाएंगे। मयंक जी, हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश क्या क्या, शुरुआत में क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि ये साजिश बहुत पुरानी है। ये साजिश जब भारत का बंटवारा हुआ था उससे भी पुरानी है। इसमें कम्युनिस्ट भी शामिल हैं, इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, इसमें जो भारत के अन्य जो नेहरूवादी संगठन है वो भी शामिल हैं। वो भारत को एक मल्टीनेशनल आइडेंटिटी दी थी उन्होंने, टू नेशन थ्योरी को बनाने के लिए, पाकिस्तान को अलग करने के लिए उन्होंने भारत को अलग अलग टुकड़े बनाने की थ्योरी कम्युनिस्टों ने बनाई थी। 1942 में एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत, ये सब अलग अलग देश हैं, इनकी अलग अलग आइडेंटिटी है। तो उसके बीज कम्युनिस्टों ने डाले थे और जो पाकिस्तान का पूरा आइडियोलॉजिकल जो डिफेंस था, जो सपोर्ट था, वो भी कम्युनिस्टों ने दिया था। और आज आप देख रहे हैं जो जेएनयू में हुआ, वो आईसा और जो ये सारे लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, ये सबसे जुड़े हुए जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट बॉडीज हैं, वो सब जो हैं वो बोलते हैं केरल को दे दो आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी, मणिपुर मांगे आज़ादी, नागालैंड मांगे आज़ादी। तो ये पुराना कम्युनिस्ट प्लान है। तो आज हमें बड़े ध्यान से इन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट्स को देखना चाहिए। इनकी साजिश है लड़ाना, भारत की कास्ट के को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करना, यह दिखाना कि हिंदू सोसाइटी एक नहीं है। इनका मेन टारगेट है हिंदू सोसाइटी के जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं, जैसे जो सोचने समझने वाला वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग, उसके ऊपर अटैक करके उसको बदनाम कर दिया, उसके ऊपर गिल्ट का बोझ डाल दिया और ब्राह्मण गिल्टी महसूस करने लगा, क्योंकि भयानक अटैक अंग्रेजों ने और कम्युनिस्टों ने और मुस्लिम लीग ने किया। तो इसी प्रकार से आज तरह तरह के षड्यंत्र हमारे को डीकल्चराइज करने की योजना बनाई जा रही है। ये योजना बनाई जा रही है कि हमारे में स्ट्रेंथ ही नहीं रहे, हमारे में स्ट्रेंथ हमारे कल्चर की होती है। हमको डीकल्चराइज कर दिया गया तो हम भी यूरोप की तरह हिप्पीज बन जाएंगे। बहुत सारे हिप्पीज हो चुके हैं अब यूरोप में, जिनका अब अपने कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। उनका प्लान है भारत में भी यही सब लेस्बियनिज्म, गेइज्म, इस तरह की चीज़ें, कॉस्मेटिक्स, फैशन, म्यूज़िक, अल्कोहल, मांस खाना, ये व्यभिचार और अलग अलग तरीके की चीज़ें डाल के हमको उस चीज़ में डालने का प्लान है। तो अपने आप ही हम लड़ने के योग्य नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें आज बहुत ध्यानपूर्वक अपने बिल्कुल हमको ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना है। और ये सब कुछ करने के लिए जैसे उनके पास रोड मैप है, वैसे कुछ मोहरों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक मीडिया डिप्लोमेसी, नया वाक्य, नया शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। दुनिया भर के तथाकथित मानवतावादी और मीडिया के फ्रीडम के नाम पर जो अपने धर्म का, अपने देश का या अपने दुष्ट एजेंडे का एक खेल दुनिया भर में खेलते हैं, ऐसे कई चैनल है। उसमें से एक अल जजीरा है, और वो अल जजीरा या बीबीसी या कुछ ऐसे और चैनल जो हिंदुस्तान के विरोध काम करने वाले शक्तियों को बढ़ावा देते हैं, महिमा मंडित करते हैं, उनकी बड़ा चढ़ाकर इमेज बताते हैं। ऐसे ही इस देश में नक्सलवाद और कश्मीर, ये दो आतंकवादी गुटों को समर्थन देने वाली अरुंधति राय की कैसी महिमा मंडित की जाती है अल जजीरा चैनल पर, उन्हीं का वीडियो आपके सामने। Made her the first Indian woman to win the prestigious Booker Prize. The book went on to sell more than 6 million copies worldwide. Since then, she's turned her pen to politics. During the Bush years, she was a fierce critic, calling the invasion of Afghanistan an act of terror on the people of the world. In her home country of India, she's campaigned against mega dams, denounced the rise of Hindu nationalism, and been imprisoned by the Supreme Court of that country for corrupting public morality. She recently spent 2 weeks walking through the jungle with India's Maoist rebels, the movement the government there has launched an all-out military campaign to crush. Her name is Arundhati Roy. यह अरुंधति रॉय है, उसका इतना महिमा मंडित अल जजीरा कर रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस चैनल को भारत में भी भारत सरकार ने परमिशन दी है और भारत के
नक्शे के छेड़छाड़ करने के बावजूद, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग दिखाने के बावजूद केवल 2 हफ्ते के लिए चैनल हिंदुस्तान में बंद किया गया था। हिंदुस्तान को अपने कानून, अपने रवैये और सजा देने की ताकत को भी हिंदुस्तान को दिखाना होगा, तभी तो ऐसे षड्यंत्रों को रोक पाएंगे। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए। हाँ। क्या कहना है आपको? हाँ हाँ, सुदर्शन चैनल जो समाचार के लिए दिया जाता है, मैं सर्वप्रथम वही देखता हूँ, उसमें राष्ट्रगीत सबसे पहले लिखा हुआ है, इसलिए मैं उनको इस चैनल को बहुत लाइक करता हूँ। कल जो बात थी इसके लिए राजीव गांधी अपना चलिए, धन्यवाद। एक दिन में एक ही मुद्दे को उठाए। मयंक जी, हम मीडिया डिप्लोमेसी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वेस्टर्न का मीडिया या इस देश के टुकड़े करने चाहने वाले षड्यंत्रकारियों का सपोर्टर मीडिया यहाँ के तथाकथित पत्रकारों को या तथाकथित सोशल वर्कर को बड़े बड़े पुरस्कार या बड़े बड़े पैकेज उनके ऊपर बनाकर उनका महिमा मंडित करता है। क्या ये बातें भारत सरकार की, उसके इंटेलिजेंस एजेंसियों के ध्यान में नहीं आती? इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पूरी लिस्ट है ऐसे लोगों की जो पाकिस्तान के पेरोल पर हैं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जो आर्म्स, बड़े बड़ी आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वर्ल्ड के, वो इन लोगों को पैसा देते हैं। अमेरिका की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वेस्टर्न यूरोप की हैं, एनजीओज की बॉडीज। तो इस सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया जो आज सरकार को झेलना पड़ा है जेएनयू में, क्योंकि सरकार ने एनजीओज के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था और उसमें कई सारे एनजीओज को फॉरेन फंड्स लेने के लिए बैन कर दिया था और उनको वॉच लिस्ट में डाल दिया था। तो इस वजह, ये भी एक वजह है कि सरकार के ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये जो मीडिया में जो लोग हैं जिन पर हम बात कर रहे थे, अरुंधति रॉय ने क्या कहा था कि कश्मीर भारत का कभी पार्ट ही नहीं था, और उसने ये भी बोला कि जो भारत की आर्मी कश्मीर में है वो एक ऑक्यूपाइंग आर्मी है, वो जबरदस्ती वहां घुसी हुई है। उससे कहा कि वहां तो मिलिटेंट्स है 4000 से ऊपर, इसलिए रक्षा करने के लिए भारत की वहां पर आर्मी है। तो वो कहती है कि नहीं, ये ऑक्यूपाइंग फोर्स है, जो जैसे कि कोई दूसरे के लैंड पर हम लोग घुसे हों। जबकि कश्मीर जो है वो हमारे इतिहास का, जो हिंदू इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास है, उसमें सबसे अग्रणीय स्थान कश्मीर रखता है। श्रीनगर से शुरू होता है हमारा हिंदू संस्कारों की बातें जो भी हैं, और ऋषियों का देश है वो, जहां पर ऋषि परंपरा जो है वो जीवित हुई थी, और वहां पर एक बहुत बड़ी हिंदू परंपरा के साथ वो जुड़ी हुई जगह है। तो उसको वो कह रहे हैं कि वो भारत का पार्ट ही नहीं था। और ऐसे लोगों को महिमा मंडित करता है विदेशी मीडिया, विदेश के कंट्रीज ऐसे लोगों को पुरस्कार देकर उनको ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस इसको कहते हैं, ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दे के प्राइज दे के, जैसे केजरीवाल को भी दिया और केजरीवाल की जो गुरु थी अरुणा रॉय उसको भी दिया। ये सब इस तरह के जो प्राइज देकर उनके स्टेटस को बढ़ाया जाता है, और फिर उसके बाद उनके ऊपर मीडिया में आर्टिकल्स आने लगते हैं, और फिर उनका कद बढ़ाया जाता है। ये एक पीआर एक्सरसाइज है जो कि बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके ये पीआर एक्सरसाइज की जाती है। तो अरुंधति रॉय, आज इनकी बात तो छोड़ दीजिए आप, अरुंधति रॉय की, हमारे खुद के राजदीप सरदेसाई जो कि वो क्रांतिकारी चैनल के पार्ट हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं एंटी नेशनल हूं और मुझे बड़ा गर्व है उस पर। तो ये हालत है हमारी। और जो फाई सर्किट था जिसमें वो पकड़े गए थे, फाई जो कि रहने वाले थे कश्मीर के, और वो अमेरिका में जो है वो फंड्स के साथ पकड़े गए थे, आईएसआई से बहुत ज्यादा फंड्स। तो 2011 में उनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद पता चला कि कितने सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, जो हमारे अच्छे पत्रकार लोग जुड़े जिस फाई की बात आप कह रहे हैं, वॉशिंगटन में इनको पकड़ा गया था। सबसे पहले 2010 में सुदर्शन चैनल ने उनका नाम लेके और उनको मिलने वाले भारतीय पत्रकार और राजनयिकों का नाम अपने चैनल से बताया था। ये हमारे पास आने वाली जानकारी के सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, जो हम बार बार आपके सामने रखते हैं। आज भी हम आपके सामने जो चीज़ें रखने जा रहे हैं, ये शत्रु का प्लान क्या है। इस देश के देशभक्त जो है वो देश को बचाने के लिए जितने गंभीर नहीं है, उससे कई हजार गुना इस देश को तोड़ना चाहने वाले गंभीरतापूर्वक अपने काम को कर रहे। इस वीडियो को देखिए।
भारत गालिबन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपने तख्लीक के साथ ही जाहिरियत का मुजाहरा करते हुए ताकत के जोर पर कई आजाद रियासतों पर कब्जा कर लिया। रियासत आंध्र प्रदेश और जम्मू और कश्मीर इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। भारत के इसी रवैये के सबब इसकी बेशतर रियासतों में शुरू दिन से ही अलहदगी की तहरीकें चल पड़ी और मजालिम का शिकार अक़लियती अफराद ने हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त भारत में अलहदगी की 67 तहरीकें काम कर रही हैं, जिनमें से 17 बड़ी और 50 छोटी हैं। सिर्फ असम में 34 बागी तंजीमें काम कर रही हैं जो मुल्क के 162 अजला पर मुकम्मल कंट्रोल रखती हैं। शुमाल मशरकी भारत की 7 सिस्टर्स कहलाने वाली 7 रियासतें असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड बागी तहरीकों का मरकज समझी जाती हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी अलहदगी पसंद ग्रुप सरगर्म हैं। लेकिन नागालैंड के नागा बागी और नक्सलबाड़ियों की तहरीक भारतीय वजूद के लिए हकीकी खतरा बन चुकी है और गुज़िश्ता 4 साल के दौरान सिर्फ माओ बागियों के हाथों भारतीय फोर्सेस के 900 एहलकार मारे जा चुके हैं। यह एक ऐसा खतरा है जिसका एतराफ भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह भी कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ असम में 34 अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं, जिनमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, केमातापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बर्छा कमांडो फोर्स, यूनाइटेड लिबरेशन मलेशिया, मुस्लिम टाइगर फोर्स, आदम सेना, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद, गोरखा टाइगर फोर्स और पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट शामिल हैं। जबकि मकबूजा कश्मीर में लश्कर उमर, अल बर्क, अल बदर, अल जिहाद फोर्स, तहरीक जिहाद इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा भारतीय कब्जे के खिलाफ सरगर्म हैं। इसके अलावा पंजाब में बबर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, भंडरावाला टाइगर फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, खालिस्तान नेशनल आर्मी, रियासत मणिपुर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मणिपुर लिबरेशन टाइगर फोर्स, नेशनल ईस्ट माइनॉरिटी फ्रंट, कुकी नेशनल आर्मी, कुकी डिफेंस फोर्स, नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, त्रिपुरी में ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, त्रिपुरा आर्म ट्राइबल वॉलंटियर फोर्स, त्रिपुर मक्ती कमांडोज, बंगाली रेजिमेंट, मिजोरम में प्रोफेशनल लिबरेशन फ्रंट समेत कई इंतहा पसंद तंजीमें भारत के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। एक देश में 67 टुकड़े करने का यह प्लान नाम के साथ इस वीडियो को 11 करोड़ लोगों ने देखा है। यह किसी पॉप स्टार का वीडियो नहीं कि जिसको इतने करोड़ लोग देखे, क्योंकि ऐसे यूट्यूब पर वीडियो की संख्या तभी बड़ी होती है। लेकिन इस देश के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र को वीडियो को इतने बड़े पैमाने पर देखा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको कितने लोग चाहने वाले हैं। इस वीडियो का डिसलाइक और लाइक की अगर हम तुलना करें तो डिसलाइक की संख्या केवल और केवल 15% है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सुरेश वानके जी, मैं जितेंद्र खुराना बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जितेंद्र खुराना। इस विषय के ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं आपको फोन करूं, जो आपने इतना राष्ट्रवादी विषय लिया है। मेरा निवेदन ये है कि ये जो भारत के अंदर जो इसका थिंक टैंक है, भारत में इसका थिंक टैंक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। और वर्ष 2010 में जब दंतेवाड़ा में 72 सीआरपीएफ जवान मारे गए तो वहां पर इसका उत्सव मनाया गया मारे जाने का। और इसका सिर्फ एबीवीपी नहीं, एनएसयूआई ने भी विरोध किया। और वहां पर ये चर्चाएं हुई कि भारत के अंदर 14 डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं और ये अभी वामपंथियों का जेएनयू के अंदर पूरा इतिहास निकल आएगा। मेरा ये हमेशा से ये मानना आया है और मैंने आपके चैनल पे भी कहा है कि क्या जेएनयू के अंदर मार्क्सवाद को पढ़ाने की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए। और अगर कोई ऐसी कमेटी बने केंद्र सरकार द्वारा और ऐसा लगे कि मार्क्सवाद पढ़ाने के बाद ही देशद्रोही बन रहे हैं तो मार्क्सवाद जेएनयू में पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। मेरा ये प्रश्न भी है और मेरा आग्रह भी है अभी आपसे यहाँ आपसे। बिल्कुल, ये अच्छा मुद्दा है खुराना जी, आपने अच्छा मुद्दा उठाया, धन्यवाद कॉल करने के लिए। मयंक जी, खुराना जी जो मुद्दा उठाया कि मार्क्सवाद एक पॉलिटिकल थॉट है और उस पॉलिटिकल थॉट को एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक सिलेबस का हिस्सा बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, जो थॉट अपने आप में ये कहता है कि धर्म एक विष है और साथ में ये कहता है कि भारत कभी एक देश नहीं था। देखिए, किसी थॉट को बैन नहीं किया जा सकता। थॉट को समझने के लिए कौन सी किताब आप पढ़ रहे हैं वो जरूरी है। रामस्वरूप जी की किताब लगाइए, कम्युनिज्म एंड पेजेंट्री। वहां पर जो पढ़ाने वाला है वो भी नक्सलवादी प्रोफेसर है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आप जेएनयू छोड़ दीजिए, उनकी एक, मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, उधर के जो प्रोफेसर है मार्क्सिस्ट, उसने एक स्पेशल मीटिंग करी
और उसने उस दिन पढ़ाया नहीं बच्चों को, और उनको कहा कि जेएनयू में जो हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ में, और तुम लोगों को निष्ठा दिखानी चाहिए। तो बच्चों ने कहा कि सर वहां तो आजादी के नारे लग रहे थे। तो कहता है कि ये तो फ्रीडम होनी चाहिए कि कोई आजादी के नारे लगाना चाहे, और आप क्या कोई नेशनलिज्म आप लोग डिफाइन करोगे? तो इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जिसमें पढ़ाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कि देश एक है, वो वाला पार्ट नहीं मानेंगे, केवल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला पार्ट मानेंगे। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी जो कंडीशंस हैं कि क्या क्या कंडीशंस लगेंगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, वो भी नहीं मानने का है। मतलब स्वच्छंदता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ऐसे मार्क्सवादी प्रोफेसर जहर के इंजेक्शन डाल रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं हाल में एक फंक्शन में गया था, वहां पर एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की जो कि बैंगलोर में पढ़ने गई थी किसी इंस्टीट्यूट में, जो कि इकोनॉमिक्स, एडवांस्ड इकोनॉमिक्स का इंस्टीट्यूट है और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वहां पढ़ाई जाती है। अधिकांश जो सोशल साइंसेज और इकोनॉमिक्स वाले इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर मार्क्सिस्ट प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, और उतना जहर उस लड़की में, मैं उससे मिला था दो साल के बाद, और वो पूरी तरह से उसका मानसिक ब्रेन वॉशिंग उसकी हो चुकी थी टोटली। और वो जो बोल रही थी वो पूरी तरह से एंटी नेशनल बातें कर रही थी। उसको सारी जो एट्रोसिटीज इंडियंस के खिलाफ हो रही थी वो तो उसको लग रहा था कि हम लोग खुद ही अपने ऊपर कर रहे हैं, और उसको सिंपैथी थी पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ, उसको सिंपैथी थी जो लोग काऊ को स्लॉटर करते हैं। मतलब जो भी हमारी मान्यता है उसके ठीक विपरीत दृष्टि एक ऐसी लड़की के मन में आ चुकी थी जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली को बिलोंग करती थी। इस तरह की ब्रेन वॉशिंग यूनिवर्सिटीज में चल रही है। यूनिवर्सिटीज में हम बैन नहीं कर सकते किसी चीज को, उसके पढ़ने के नजरिया जो दूसरा साइड है वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो मार्क्सिज्म की जो खिलाफ में जो जिसको अच्छी तरह एनालाइज करके रामस्वरूप जी और सीताराम गोयल ने वॉइस ऑफ इंडिया में जिस तरह से किया है काम, उस काम को दिखाया जाए जिन्होंने एक्सपोज किया है। लेकिन वो तो ये लोग दिखाते नहीं है, वो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है सब कुछ। और इसलिए हम सुदर्शन पर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, थॉट क्या है, हिंदुस्तान में उसने क्या नुकसान पहुंचाया है, यह आपके सामने लेकर आएंगे। राजनीतिक विरोध के लिए केवल नहीं, बल्कि इसी विचारधारा से पनपे नक्सलवाद ने हिंदुस्तान के उतने जवान मारे हैं जितने पाकिस्तान के साथ 2 युद्धों और चाइना के साथ 1 युद्ध, जो 3 युद्ध हमने लड़े, इनमें भी हमारे जितने लोग नहीं मरे। प्लस अगर हम कर दे आतंकवादियों ने किए हुए हमले में भी मरने वाले लोग और हमारे सैनिकों की संख्या जुड़ी जाए तो उससे भी कई गुना ज्यादा नक्सलवादियों ने मारे। देश के टुकड़ों का प्लान क्या है उसको हम आपके सामने एक परत इसकी खोल रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, इस देश को तोड़ने का प्लान दुश्मनों का क्या है, देश को जागना है। बिंदास के 7 से 77वें एपिसोड में हम आपके सामने ये विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। इतना रिसर्च है आज हमारे पास, लेकिन हम 1 घंटे में जितना मैक्सिमम आपको बता पाएंगे जरूर बताएंगे, और इसके ऊपर हम आने वाले दिनों में एक विशेष सीरीज भी लेकर आएंगे। हाँ, चौधरी रहमत अली, ये नाम आपको पता होगा। पाकिस्तान शब्द की पाकिस्तान शब्द पहली बार अगर किसी ने निकाला, इजाद किया, तो ये चौधरी रहमत अली ने किया। इस चौधरी रहमत अली ने तभी पाकिस्तान कैसा हो, कितना बड़ा हो, इसकी योजना बनाई थी। लेकिन उसके दुर्भाग्य से पाकिस्तान की मांग का जो नेता बन गया वो जीना, और जब जीना के इच्छा का पाकिस्तान जोड़ तोड़ करके राजनीतिक सारे कूटनीतिक दावपेच करके जब पाकिस्तान वास्तव में बन गया, तब इस चौधरी ने कहा कि हमको हिंदुस्तान के 10 टुकड़े करने हैं। तभी उस 10 टुकड़ों के नाम उन्होंने तय किए हैं। 1933 में पाकिस्तान का नाम तय करने वाले ने पाकिस्तान बनते ही 1 साल के अंदर हिंदुस्तान के अगले टुकड़ों का प्लान किया है। मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूं जिसमें कहा है कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान में। बात कर रहा हूं जो लड़के लेने का भी प्लान है। ये कुछ नाम
शायद आपने कभी सुने हो, अगर नहीं तो इसके आने वाले दिनों में आंदोलन आपको सुनने को, देखने को और मिलेंगे। देखिए, यह है बंगिस्तान। उसके बाद है, एक एक करके लेते हैं, शुरू से दोबारा इसको शुरू करते हैं कि पाकिस्तान का चौधरी का जो हिंदुस्तान को तोड़ने का प्लान क्या है, उसके ऊपर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बंगिस्तान। बंगाल से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र से और भारत को कैसे तोड़कर हिंदुस्तान का एक और टुकड़ा किया जा सकता है, इसलिए यह नाम दिया है। 10 में से एक पहले प्रायोरिटी पर है और इसी प्लान को पूरा करने के लिए ही बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या आगे बढ़ाई जा रही है। उस्मानिस्तान, ये भी एक देश अलग से कैसे किया जा सकता है और उस्मानिया मुसलमानों को एक जगह पर कंसंट्रेट करके कैसे आगे लाया जा सकता है। ये सिद्दीकिस्तान है, ये भी उसी तरीके का एक तीसरा प्लान है। उसके बाद फारूकिस्तान है, उसके बाद हैदरिस्तान है। यह हैदराबाद से जुड़ा हुआ जो निज़ाम का राज्य था उसको दोबारा रिव्यू करने का यह प्रयास है। मैं पिछले दिनों हैदराबाद में गया था, जिसको भाग्य नगर भी कहते हैं। वहां पर लोगों ने कहा कि हम तो भारत में आना नहीं चाहते थे, पटेल ने ज़बरदस्ती हमको लाया, हम क्यों ना हमारे आज़ादी के आंदोलन को दोबारा उठाए। और जो नया वहां पर प्रदेश बना है, उस प्रदेश को और हैदराबाद को मिलकर ये उसको आगे बढ़ा रहे। ये मुनिस्तान, ये मुनीरिस्तान वास्तविक नाम पे, ये मैपलिस्तान, जो मैपला जो लोग आए थे उनके लिए भी उन्होंने कहा कि हम आपको भी एक देश अलग से देंगे। ये सफीस्तान है। उसके बाद ये नसरिस्तान है। ये मुस्लिमों के अंदर के जो अलग अलग विचार और थॉट है और उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उन आइडेंटिटियों के लिए कहा गया कि सबका मिलके तो पाकिस्तान बनाई है, अब आपको भी आपका अलग से मिलेगा और इसलिए हिंदुस्तान के अंदर आप विभाजन के बीजों को बोते रहिए, हम इसको लेकर रहेंगे। मयंक जी, ये थियरी, इस पर आज काम हो रहा है और काम करने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। आईएसआई का जो पूरा प्लान है वो अब चौधरी रहमत अली के पाक प्लान पर बेस्ड है। जो चौधरी रहमत अली ने बहुत बड़ा ड्रामा किया, मन में तो वो खुश होगा जो जिना लेके आया था, इतना बड़ा, दोनों हाथ काट दिए थे भारत के। उन्होंने इतना प्रहार किया था भारत के मस्तिष्क पे, कश्मीर पे, दोनों बाजू काट दिए थे। इतना बड़ा पाकिस्तान उन्होंने ले लिया था। अब उसके बाद कहता है कि तुमने पंजाब आधा लिया, तुमने बंगाल आधा लिया, तुमने छोड़ दिया सब हिंदुस्तान के बनियों के लिए, ऐसा लिखा है उसने। और अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने ये सब किया। तो उसके बाद इनकी वास्तविकता जो है, देखिए, इसको समझने के लिए चौधरी रहमत अली का माइंड कैसे चलता है, इसको समझने के लिए हमको इस्लामिक थियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इस्लामिक थियोलॉजी जो है वो एक्सपेंशनिज्म की थियोलॉजी है। वो अपने जो उसका जो मानना है कि जो उसके मानने वाले मोमीन हैं उसको वो बढ़ाने हैं और उसको दूसरे लैंड लेने हैं। हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो भारतीय, जिसको ये लोग रोज कम्युनिस्ट जेएनयू में पूछते हैं कि आपके नेशनलिज्म क्या है, आप डिफाइन करेंगे हमारी नेशनलिज्म। हाँ जी, हम डिफाइन करेंगे हमारी नेशनलिज्म, क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो नॉन एग्रेसिव सिविलाइजेशन है। इसमें हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स, बौद्ध, जैन, ये जो परंपरा के लोग हैं, ये दूसरे लैंड्स पर कब्जा नहीं करते, दूसरे के भगवान को डिनाई नहीं करते, दूसरे के रिलीजन को मना नहीं करते। इसलिए ये जो नेशनलिज्म है, जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो हमारी जो ये रिलीजन्स है जो बिलोंग करते हैं भारत को, उसका राष्ट्रवाद है। जो पाकिस्तान का जो है वो इंपीरियलिज्म है, वो राष्ट्रवाद नहीं है। इसलिए कभी भी कोई कम्युनिस्ट वो राष्ट्रवाद नहीं जानता है, क्योंकि वो भी एक मल्टीनेशनल थ्योरी पर जिंदा रहता है। एक विशेष बात यह है कि ये जो लोग हैं, ये लोग भारत में कई सेपरेटिस्ट आंदोलन चलता है तो उसको समर्थन करते हैं और कई नेशनलिज्म की मूवमेंट चलती है तो उसका विरोध करते हैं। हाँ, इन्होंने हमेशा हमारे यहाँ रीजनल स्पिरिट को आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा शिवसेना वाले बड़ी तेजी से बोलते हैं अगर महाराष्ट्रियन स्टेट की बात हो, लेकिन बांग्लादेशी जो वहां से आए हैं, बांग्लादेश से घुसपैठिए, उनके खिलाफ कभी नहीं बोलते। वैसे वो बहुत बहादुर बनते हैं, टाइगर की तरह बनते हैं, जबकि जब उनको महाराष्ट्रियन की बात करनी हो, लेकिन कभी भी वो, और ऐसे ही आप देख लीजिए जाट्स और गुजर्स जो कि बड़े ब्रेव लोग हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जितने दिल्ली में 25 लाख बांग्लादेशी हैं, उनको वो 1 सेकंड में भगा सकते हैं, जिस तरह से इस वक्त वो हरियाणा में कर रहे हैं। लेकिन वो अपने
अपने जो रीजनल स्पिरिट को बढ़ावा देने के लिए वो कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिस्टों ने गुजरात में भी पटेलों को किया है। मतलब हर राज्य में जो मजबूत लोग हैं उन लोगों को ही रिबेल के तौर पर उकसाना और उनको बाहर लाना और उनके द्वारा वहां पर माहौल को बिगाड़ना, ये षड्यंत्र कैसे किया जाता है? क्या दो चार लोगों को हाथ में रखकर उनको खिलौना बनाकर कैसे आंदोलन और देश में आग लगाने का काम होता है, इसको भी हम आपके सामने दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जय बोलिए। हिंद। मैं पूना से सोमनाथ निमन बात कर रहा हूँ। ये जो अभी उमर खालिद है, उसके पिताजी अभी आज ही बता रहे थे कि वो मुसलमान है, इसलिए उसको ये कर रहे, इल्जाम लगा रहे झूठे झूठे। हाँ, तो वो जो गला फाड़ के चिल्ला रहा है वो वीडियो में, वो उसके पिताजी को दिखाई नहीं देता क्या? भारत विरोधी नारे लगा रहे वो, इनके होते हुए फिर वो कन्हैया कुमार और उमर खालिद के होते हुए पाकिस्तान और चीन को क्या उनके सैनिकों और ये गोला बारूद का बिल्कुल पैसा उसकी क्या जरूरत है देश के दुश्मनों को? और इसीलिए आजकल युद्ध लड़ने की स्थिति नहीं है, सीमा पर युद्ध और एक दूसरे के देश पर प्रत्यक्ष अटैक करने की स्थिति नहीं है, और इसलिए छुपे युद्ध किए जाते हैं। जो बात आपने अभी कही मुस्लिम होने वाली मयंक जी, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो नाम तो हिंदू लगाते हैं लेकिन वो ऑलरेडी धर्मांतरण कर चुके हैं। हाँ, ये देखिए उनका माइंड ही परिवर्तित है। अब जैसे कई लोग तो धर्मांतरण भी नहीं हुआ होगा लेकिन उनका नाम हिंदू जैसा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी में अब जैसे EMS नमूद्रीपाद है, इसने 40s में पाकिस्तान जिंदाबाद, मोपलस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, और कम्युनिस्टों ने जो पूरा सहयोग दिया था इस चीज के लिए जो पाकिस्तान का फॉर्मेशन है, तो उनके नाम तो हिंदू जैसे होंगे लेकिन उनके अंदर हिंदू जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका डीकल्चराइजेशन अंदर से हो चुका है। तो केवल नाम हिंदू जैसा, तो इसलिए हमें नाम पर नहीं जाना चाहिए, हमें उसकी विचारधारा पे जाना चाहिए। और ये जो आजकल अटैक होते हैं, जो इसको कहते हैं डिस्टेबलाइजेशन विदाउट टैंक्स का या हथियारों का इस्तेमाल किए बिना, वो टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल करते हैं, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ाना, लोगों के अंदर इस तरह का एक विद्रोह उत्पन्न करना, दोनों को आपस में लड़ा देना, उनकी तरफ से अटैक कर देना, है ना। और ऐसा लगे कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर कास्ट ने किसी पर अटैक किया लेकिन करा ISI ने अटैक है, लेकिन वो बताएगा कि ये फलानी कास्ट ने उस पर अटैक कर दिया, तो उनके आपस में वैमनस्य हो जाएगा। अभी जो ये मुझे लग रहा है कि जो ये आग नहीं भड़क रही है, अपनी बात बीच में रह गई थी, जो जैसे जाट रिजर्वेशंस को लेकर आग भड़क रही है और उधर पटेल रिजर्वेशंस को लेकर आग भड़क रही है, इसके पीछे कुछ इंटरनेशनल फॉरेन मिशनरीज का हाथ हो सकता है, क्योंकि एक मांग दोनों जगह से उठी है कि या तो रिजर्वेशन पूरी तरह खत्म कर दीजिए या हमको रिजर्वेशन दे दीजिए। जो फॉरेन मिशनरीज हैं वो ये देख रही हैं क्योंकि दलितों के लिए रिजर्वेशन है, इसलिए उनको कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। अगर वो एक बार कन्वर्ट हो जाते हैं, रिजर्वेशन उनका है तो उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर रिजर्वेशन नहीं है तो कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए जो इनको पता भी नहीं है, जाट्स को और पटेल्स को, कि उनका इस्तेमाल किस तरह की फॉरेन पावर्स कर सकती है। रिजर्वेशन खत्म कराने का आरोप बीजेपी पर लगा था, मोदी जी पर लगा था बिहार में, वो झूठा आरोप है। इसके पीछे मेरे पास जानकारी है कि कुछ फॉरेन संगठन शामिल हैं जो कि चाहते हैं कि रिजर्वेशन भारत से खत्म हो जाए और वो आसानी से दलितों को कन्वर्ट कर सके। और जहां तक की बात अनटचेबिलिटी की है कि अनटचेबिलिटी की वजह से जो है भारत में सारी प्रॉब्लम्स है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ा स्पष्ट बताया है। ये मेरे पास वॉल्यूम 5 है डॉक्टर अंबेडकर का, उनके जो कंप्लीट वर्क्स हैं उसमें से, तो उसमें वो बता रहे हैं कि जूस के साथ क्रिश्चियंस ने कितनी अनटचेबिलिटी की थी, और जूस को रहने नहीं दिया जाता था कई क्रिश्चियन इलाकों में, तो उस पर पूरा चैप्टर है। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने केवल हिंदूज के खिलाफ लिखा है, उन्होंने बताया है कि क्रिश्चियंस के खिलाफ भी। मेरे पास ये किताब है, इसमें पेज नंबर 77 पर ये है। तो और केवल वहीं पर नहीं है मयंक जी, मैं पिछले दिनों ब्रिटेन गया था, ब्रिटेन के अंदर जो भारतीय लोग हैं उन्होंने जो चर्चेस बनाए हैं, भारतीय लोगों को ब्रिटेन वालों चर्चेस में नहीं जाने दिया जाता, इसलिए उन्होंने अलग चर्च बनाए। और विशेष बात है कि पिछले 10 साल में उसमें से 13 चर्चेस में से क्रॉस हटाकर वहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगाई गई है।
दलित क्रिश्चियंस जो हैं, जो क्रिश्चियंस दलित हैं, उनको अलग बिठाया जाता है। उस पे ह्यूमन राइट्स कमीशन में उसके ऊपर बड़ा गहन चिंतन हुआ है। उसमें वो जो रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि उनको अलग बैठने की जगह दी जाती है, उनके साथ भारी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो कन्वर्ट तो पहले आपने इसलिए किया क्रिश्चियनिटी में, ये कह के कि आपके साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है, और वो भेदभाव कायम रहता है। और कैसे बाकी देश के टुकड़े करने के बड़े बड़े प्लान चल रहे, कश्मीर पर कुछ नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर अलगाववादी, पाक समर्थित अलगाववादी सालों से कश्मीर को सुलगाए हुए हैं, लाखों मासूमों की निर्मम हत्या कर चुके हैं। पाकिस्तान इन आतंकियों को अपने यहाँ ट्रेनिंग देता है। भारत के सेकुलर कई बार कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कह चुके हैं। प्रशांत भूषण और अनुधति रॉय जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कश्मीरी जनता अपनी सरकार चुनकर हर बार भारत के संविधान के साथ खड़ी होती है, मगर कट्टरपंथी युवाओं को आतंकी और पत्थरबाज बनाने से बाज नहीं आते। कश्मीर के अलगाववादी पाकिस्तान और अरब देशों से पैसा प्राप्त करते हैं, जो हवाला के जरिए भारत के इन आतंकियों तक पहुंचता है। इनके आतंकी आए दिन सेना के जवानों का कत्लेआम करते हैं और मासूम कश्मीरियों की जान लेते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद। मैं जेएनयू के घटना के संबंध में बोलना चाहता हूँ कि जो ये जेएनयू के घटना हुआ है, ये तो पहले से प्रायोजित था और पहले से जेएनयू में ऐसे घटना घटता भी रहा है। देश विरोधी नारे भी लगाते रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और उसमें राहुल गांधी को जाना, उनको समर्थन करना। पहले आतंकवादियों को समर्थन कर रहे थे राहुल गांधी वगैरह, और उसके बाद में ये अब हरियाणा में आरक्षण के नाम पे दंगा होना, ये सब एक प्रायोजित है और ये कड़ी है, और इस कड़ी को जोड़ना जरूरी है, तभी पूरे षड्यंत्र के बारे में पता चलेगा। खालिस्तान मूवमेंट भी आपको याद होगी, जिसको दोबारा रिव्यू करने का बड़े पैमाने पर पैसे से लेके सब कुछ लगाने का प्रयास हो रहा है। उस पर नजर आते हैं। पंजाब में खालिस्तानी एक वक्त इतने मजबूत हो गए थे कि वो कभी भी पंजाब को अलग देश घोषित कर सकते थे। खालिस्तानियों को मदद सबसे पहले भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से मिली। इसके बाद खालिस्तानी पाकिस्तान के साथ साथ ब्रिटेन से भी मदद लेने लगे। जर्नैल सिंह भिंडरवाला इतना मजबूत हो गया था कि वो सरकार को भी झुका रहा था। खुलेआम हिंदुओं का कत्लेआम होने लगा। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री उसके सामने नतमस्तक हो गए। हम बस आपको रिकॉल करवा रहे हैं। इसकी डिटेल वर्जन आपको हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर मिलेगी, और हमारे सोशल मीडिया के हैंडल जो सुदर्शन न्यूज नाम से, उस पर भी मिलेगी। 1 घंटे के कार्यक्रम में हम कुछ चीजें आपके सामने रख रहे हैं। रेड कॉरिडोर, यह भी एक षड्यंत्र है। कैसे, देखिए। रेड कॉरिडोर, चीन समर्थित माओवादी भारत में रेड कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इनका मकसद आदिवासियों को बहकाकर भारत के समानांतर सरकार चलाना है। आज भारत में माओवादियों की उपस्थिति लगभग 18 राज्यों से ज्यादा है। ये माओवादी चीन से हथियार और पैसा प्राप्त कर रहे हैं। इनके विचारक नेता जेएनयू जैसे संस्थानों में सरकार को चुनौती देते हैं तो लड़ा के जंगलों में आदिवासियों को कत्लेआम करते हैं। इनके कई नेताओं को विश्वविद्यालयों से पकड़ा है। अब हम आपको मुगलिस्तान, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम हो रहा है, इसको भी दिखाते हैं। मुगलिस्तान, पेन इस्लामिक मुगलिस्तान, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम घुसपैठ कराकर वहां मुस्लिम आबादी को बढ़ाया जा रहा है। मूल निवासियों की या तो हत्या की जा रही है या फिर खदेड़े जा रहे हैं। इससे स्थायी निवासी अल्पसंख्यक बन गए हैं। मुस्लिम बहुलता वाले ऐसे क्षेत्रों में शरिया कानून की मांग शुरू हो गई है। इन क्षेत्रों में हिंदुओं के धार्मिक स्थल ध्वस्त किए जा रहे हैं। इसके लिए पेन इस्लामिक नामक संगठन लोगों को घुसपैठ करा रहा है और भारत में उन्हें फर्जी नागरिकता दिला रहा है। पेन इस्लामिक संगठन को अरब देशों से पैसा मिल रहा है। इसके लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के जरिए हवाला का पैसा आता है। इसके सिवा मणिपुर से लेके तमाम ऐसे नारे भी लग रहे हैं। कई लोगों ने तो जब परसों बंगाल की एक यूनिवर्सिटी में नारे लगे और उसमें मणिपुर मांगे आज़ादी है, जब उन्होंने कहा, अरे टीवी पे दिखा, तो कई लोगों ने कहा, अरे ये भी चल रहा है। मैंने उनको कहा कि अरे बहुत कुछ चल रहा है, दुर्भाग्य है कि इस देश का असली मालिक सो रहा है। मयंक जी, देखिए, ये जो सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, जैसे खालिस्तान की बात हुई, तो अब देखिए कोई भी सिख जो है वो सबसे नेशनलिस्ट और सबसे भारत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हाँ, तो एक बहुत बढ़िया कविता, कल्चर से जुड़ा है, धार्मिकता से जुड़ा है। हाँ, और बहुत बढ़िया कविता एक वेदवूत वाजपेयी करके लखनऊ के थे, उन्होंने लिखी थी, खालिस्तान न मांगो
पूरा देश तुम्हारा है, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है, खालिस्तान ना मांगो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है, ननकाना की ओर चलो यदि पौरुष ने ललकारा है। जो ननकाना साहब हैं वो पाकिस्तान में हैं, और अगर फ्यूचर में कोई खालिस्तान बनता है तो उसका कैपिटल लाहौर होगा। तो हमें खालिस्तान बनाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बनाना चाहिए, और सिखों की जो पवित्र स्थान है उनको वापस लाकर सिखों को देना चाहिए। तो इसलिए जो सिख हैं वो कभी भी, जो सच्चा सिख होगा वो कभी भी इस तरह के काम नहीं होगा। हाँ, और वो कभी भी बच्चों और औरतों को गोली नहीं मार सकता है। गुरुजी ने उनको ये नहीं सिखाया है, गुरुजी ने तो उनको दुश्मनों को कैसे मारना है वो सिखाया है। बल्कि हिंदू घर का ही सबसे बड़ा बेटा सरदार बनने के लिए जाता था, जो कि तब मुगलों के द्वारा होने वाले अत्याचारों से देश धर्म को बचाना था। तो मेरी जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो बॉर्डर, जो पाकिस्तान वेस्ट पंजाब है, वहां की पंजाबी हमें सुनाई देती है जब हम टेररिस्ट को पकड़ते हैं। तो अधिकांश जो वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको, उनके बाल बढ़ा दिए गए, है ना। वहां के वेस्ट पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स थे उनके बाल बढ़ाकर उनको कड़ा पहना दिया गया, उनको सिख का रूप धारण करवाकर उनको खालिस्तानी मूवमेंट में डाला गया। उसी प्रकार के लोग खालिस्तानी मूवमेंट में हैं। और अब एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत एक्टिव हो रही है पंजाब में। मैं आगाह करना चाहूंगा पंजाब के लोगों को कि बड़े ध्यानपूर्वक इस इलेक्शन, जो आने वाला इलेक्शन है, उसकी तरफ देखें, क्योंकि मेरे पास अधिकृत सूचना है कनाडा से बहुत मोटा पैसा खालिस्तानी मूवमेंट के लोग उस पार्टी तक पहुंचा रहे हैं जो कि वहां पर यह सोच रही है कि वो अगला इलेक्शन जीत सकती है। तो ये जो प्लान है, ये देखिए इलेक्टोरल प्लान के साथ जुड़ा हुआ है, डेमोग्राफी के साथ जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि जेएनयू ने जो काम हुआ जेएनयू में किस तरह से हुआ। उन्होंने बोला कि पहले तो जेएनयू में एक प्रकार का हल्ला मचा, इसको दे दो आज़ादी, कश्मीर को दे दो आज़ादी, केरल को दे दो आज़ादी, और जो टेररिस्ट थे उसके फेवर में स्लोगन्स लगे कि कैसे आपने जुडिशियल किलिंग्स कर दी, ये बोला। उसी तरह से हमने देखा कि उसके बाद जादवपुर में, वेस्ट बंगाल में होता है। फिर हमने देखा कि उसके सबसे पहले एक्चुअली हैदराबाद में शुरू होता है। जब रोहित वेमुला का था तब ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जा रहा है, और यूनिवर्सिटीज में इनको जो कम्युनिस्ट मूवमेंट्स हैं वो कुछ लोगों को अम्बेडकराइट हैं ऐसा कह के, उसमें अम्बेडकराइट्स नहीं है कोई, उनको कहा जाता है कि वो अम्बेडकराइट हैं, और ये मूवमेंट वहां पर शुरू किया जाता है जैसे हैदराबाद में किया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जो डेमोग्राफी के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे, जो जैसे डॉक्टर जेके बजाज हैं सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के, उनकी किताबों में आप देखेंगे कि किस तरह से जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारे सेंसस के मुताबिक, उन इलाकों में हम देख रहे हैं कि ये मूवमेंट्स को तेज किया जा रहा है। तो मेरा अंदाजा था कि सिमी जो है, सिमी को जो बैन कर दिया है, उसमें से जो लोग अब सिमी में ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग आइसा में आ गए होंगे। अपन ने 5 दिन पहले सबसे पहले सुदर्शन पर यह बात कही, उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस बात को सार्वजनिक किया है। हाँ, तो ये अब तो प्रूफ मिल गया कि जो वहां पर खालिद था उसका फादर जो था वो सिमी का पार्ट है। तो ये जो बैंड और ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ये जो हम देख रहे हैं आईएसआई का प्लान जो है, अच्छा वहां पर एक पॉलिटिकल नेता भी शामिल है हर जगह पे जो कि मुस्लिम वोट बैंक का बादशाह है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल, वो मुस्लिम वोट बैंक उसके पास है, तो दिल्ली की जवाबदारी एक प्रकार से केजरीवाल के पास है इस पर्टिकुलर मूवमेंट की, और उसने बहुत डिफेंड किया है, बड़े इनडायरेक्टली किया है और डायरेक्टली किया, हर तरीके से किया है, क्योंकि पूरा आइसा का कार्डर तो मफलर पहन के इनके ही प्रोपेगेंडा में आता था। फिर उसके बाद आपका जो ये बंगाल है, वहां पर ममता बनर्जी है जो कि लीडर है, जो कि मुस्लिम वोट बैंक जिसके पास है। फिर हैदराबाद में ओवैसी है जिसके पास मुस्लिम वोट बैंक है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आजम खान जो है उसके पास, और मुलायम सिंह यादव के पास मुस्लिम वोट बैंक है। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़ी सुनियोजित तरीके से इन डेमोग्राफिकली सेंसिटिव इलाकों में ये मूवमेंट कम्युनिस्टों के आवरण में आईएसआई के द्वारा चलाया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक बात। पैसे का सपोर्ट है, इसको पॉलिटिक्स का सपोर्ट है, और इसके मीडिया का भी कवर इसको दिया जाता है, बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। पंजाब को सबसे पहले निशाना बनाने का कारण भी यह रहा कि
पंजाब में जो सिख है, जो सेना में बहुत बड़ी संख्या में है, या पंजाबी आदमी जो बहुत ही मर्दानगी के साथ देश के लिए लड़ने के लिए, शहीद होने के लिए हमेशा आगे आता है, उसको नशे में झोंका गया। और इसलिए जो अफीम बगल में पाकिस्तान में 500 रुपए में जो पुड़ी मिलती है, वही 125 रुपए में पंजाब में सब्सिडाइज करके पाकिस्तान सरकार ने भेजी। 375 रुपए पाकिस्तान सरकार सब्सिडाइज करके ऐसे अफीम को, गांजा को, चरस को या इस प्रकार की नशा को हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में भेजता है। और ये 375 रुपए पाकिस्तान देगा कहां से? क्योंकि खुद पाकिस्तान तो बड़ा दिवालिया है, तो भारत के जो 1000 रुपए की नोट है, ये उसको छापकर मिलती है केवल 1 रुपया 30 पैसे में। तो 1 रुपया 30 पैसे में वो भारत की 1000 रुपए की नकली नोट छापता है और उसी से यहाँ के अधिकारियों को, नेता को, विद्यार्थी नेताओं को और मीडिया को खरीदता है। 1 रुपया 30 पैसे को 1000 रुपए बनाकर पाकिस्तान इस देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने वालों को अपना गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके ऊपर हमारे देश के मीडिया को बात करने के लिए समय नहीं है। वो ऐसे विषयों पर बात करने के बजाय ऐसे विषयों पर बात करेगी जिससे केवल सेंसेशन पैदा होगा, कोई भी देश हित की बात नहीं होगी। कार्यक्रम के अंतिम छोर की तरफ हम जा रहे हैं। मयंक जी, कार्यक्रम के आखिर में और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर हमको इसके सोल्यूशन की बात करनी है तो सोल्यूशन है हमारे ग्रंथों में, सोल्यूशन है हमारे वेदों में, सोल्यूशन है महाभारत में, सोल्यूशन है गीता में। और हमको गीता का अध्ययन करना चाहिए, हमको महाभारत का अध्ययन करना चाहिए, हमको आध्यात्मिक होना चाहिए, हमको व्यसनों को छोड़ना चाहिए। ये केवल ड्रग्स खिला रहे ऐसा नहीं है, पान मसाला में भी दाऊद इब्राहिम का शेर है। जो सादा पान मसाला है वो भी कैंसर करता है। तो हमको इन सब व्यसनों से दूर रहना है, शराब से दूर रहना है। और अपने जो धर्म के ग्रंथ हैं उनको पढ़ेंगे तो वहीं से हमको एनर्जी मिल सकती है। हमको आराधना करनी पड़ेगी अपने इष्ट देवताओं की, हमको अपने कल्चर में रूटेड होना पड़ेगा। हमको ये जो चमक धमक है वेस्टर्न वर्ल्ड की, उससे दूर रहकर बड़े सादा जीवन व्यतीत करके हमको वापस अपने पैरों पे जो शास्त्र है अपना वो वापस लौटाना पड़ेगा और ब्रह्म तेज को जागृत करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद, आपने आए और समय निकालकर ये बात की। हिंदुस्तान के सामने आज 777वें इस बिंदास बोल के विशेष प्रस्तुति में हमने आपके सामने ये मुद्दा रखा कि कैसे देश को तोड़ने की साजिश हो रही है और कितने बड़े पैमाने पर, कहीं पर पॉलिटिकल कवरेज तो कहीं पर फाइनेंशियल सपोर्ट तो कहीं पर मीडिया सपोर्ट के साथ साथ कैसे सब कुछ एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान को तोड़ने और खोखला करने का काम हो रहा है। ये सब कुछ अगर नहीं होने देना है, आपको, हमको, हमारी अगली पीढ़ी को ये हिंदुस्तान उसी मजबूती के साथ अगर आगे देना है जैसे हमारे पुरखों ने हमको दिया, तो हमें इस जीवन में इस पीढ़ी को कुछ चीजें खोने और दूर रखने का संकल्प लेना पड़ेगा। आज के इस पवित्र पावन दिवस पर क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि आज के दिन से, हमारे रोजमर्रा के 24 घंटे से हम केवल 1 या 2 घंटे निकालेंगे, 1 घंटा चिंतन में अगले 1 साल तक लगाएंगे, अपने थॉट प्रोसेस को मजबूत करेंगे, संपर्क करेंगे, लोगों को बताएंगे। रोज कम से कम 2-4 लोगों को अगर बताना शुरू करें और 1 करोड़ लोग ये काम को शुरू करते हैं तो हम कई करोड़ लोगों तक इस षड्यंत्र को पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद तो हिंदुस्तानी शेर होता है, अगर वो जाग जाता है तो बड़े बड़े को भी उसने सीधा किया है। हमको उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। इस देश पर कितने आक्रमण हुए, लेकिन हम अभी भी कायम है। ये कायम क्यों है, इसके ऊपर ही अब घाव डाला जा रहा है। फिर भी डरना नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ना बाबर की ललकार से डरा है, ना किसी के तलवार से डरा है, बस वो लड़ा है और तभी बचा है। उस लड़ने के लिए आपको ईश्वर सामर्थ्य दे, यही कामना आज के 777वें एपिसोड में करता हूं। आप सबने टाइम निकालकर आज का कार्यक्रम देखा, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।